बालमन, मेरी अपनी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी। एक छोटी सी बच्ची रत्ना, जो अब बच्ची नहीं, एक प्रौढ़ा हो चुकी है। लेकिन कहानी में उसके बचपन के कुछ बड़े ही सुंदर लम्हों को शब्द देने का प्रयास किया गया है। बचपन बड़ा ही मासूम होता है, बहुत ही सुंदर, कोमल, नवकोपलों के समान ताजगी से भरा हुआ होता है। सारे ही भावों का शुभारंभ यहीं से होता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि सारे भावों की जड़ें यहीं से प्रारंभ होती हैं और इसीलिए भावों की गुणवत्ता का निर्धारण भी यहीं से होता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार का खाद, किस प्रकार का पानी मिलाया जा रहा है, कितनी धूप, कितनी तपिश, कितनी हवा, कितनी शीतलता मिल रही है। यही कारण है जिस तरह से हमारे शरीर का रूप, रंग और आकार सबसे अलग, सबसे भिन्न होता है, उसी तरह से हमारे मन का भी रूप, रंग और आकार सबसे अलग होता है, सबसे अलग अस्तित्व लिए रहता है। हाँ, तो हम बचपन की बात कर रहे थे, उस बचपन की जिससे हर कोई होकर गुजरता है। ये कहानी बचपन के उन्हीं मनोभावों से जुड़ी हुई है। बात उस वक्त की है जब रत्ना मात्र 7 वर्ष की थी और मोहल्ले के एक शिशु मंदिर में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। उन दिनों बच्चे सुनियोजित जीवन के आदी नहीं होते थे और ना ही बच्चे सामाजिकरण की प्रक्रिया को सोशल मीडिया से सीखते थे, बल्कि वास्तविक समाज का अवलोकन करते हुए अपने खेल खिलौनों के माध्यम से ही सीखते थे। तब वीडियो गेम्स भी नहीं होते थे और ना ही बच्चों के पास कार्टून चैनल बदलने का विकल्प हुआ करता था। टीवी पर कुछ चुने हुए कार्टून्स आते थे और वह भी एक निश्चित समय पर। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी भी गिने चुने घरों में हुआ करती थी। रत्ना के घर भी टीवी नहीं थी। हालांकि रत्ना कभी कभार माँ से मिन्नत मशक्कत करके इजाज़त ले ही लेती थी और मोहल्ले के एक चाची के घर जाकर टीवी देख आती थी। पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए घर वाले उतना जोर नहीं दिया करते थे। हाँ, स्कूल जाना और रात को जब तक माँ खाना ना दे दे तब तक किताब लेकर जोर जोर से पढ़ने का कार्य किया जाता था। दोपहर तो घर वालों को चकमा देकर सहेलियों के साथ खेलने का समय हुआ करता था। कभी साइकिल चलाना, कभी आम की केरियां तोड़कर किसी एक के घर में इकट्ठा होकर केरियों को छीलकर, काटकर, नमक डालकर, चटकारे लगाकर खाना। और किसी किसी दिन माँ को खुश करने के लिए केरियां लाकर माँ को देना और कहना, माँ चटनी बनाने के लिए लाई हूँ। एक और भी बहुत सुंदर परंपरा थी उन दिनों की, और वह यह कि दिवाली के 1-2 दिन पहले हर छोटे बड़े घरों में आंगन, जो कि उस समय का अहम हिस्सा हुआ करता था, छोटा या बड़ा कैसा भी हो, हाँ, खुला हुआ आंगन, उसी आंगन के एक कोने में एक बहुत छोटा सा घर बनाया जाता था और जिसे बच्चे ही मिलकर बनाते थे। बारी बारी से सबके घरों में जाकर घर बना करता था। किसी किसी परिवार में बड़े भी और ज़्यादातर बड़े भाई बहन भी इस कार्य में रुचि लिया करते थे और घर को बनाने से लेकर सजाने संवारने तक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घर का रंग रोगन भी किया जाता था, कभी चावल के आटे से तो कभी हल्दी मिलाकर, कभी चूने से, कुछ पुराने कपड़ों से तथा लकड़ियों से गुड्डा गुड़िया भी बना करते थे।
और ये गुड्डा गुड़िया और उनका परिवार इन्हीं घरों में रहा करता था। इस घर में वे अपना संपूर्ण साजो सामग्री के साथ रहा करते थे। एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक का समय अर्थात 1 वर्ष का समय उनका संपूर्ण जीवन काल होता था। इसी 1 वर्ष में वे युगल व उनका परिवार जीवन के सभी पखवाड़े जी लिया करता था। रत्ना के छोटे से घर में भी एक बड़ा सा आंगन था, जिसके कोने में हर साल एक छोटा सा घर बना करता था, जिसमें माता पिता के लिए, चाचा चाची के लिए, दादा दादी के लिए और अतिथियों के लिए अलग अलग कमरे हुआ करते थे। बच्चों का अस्तित्व माता पिता के होने से ही हुआ करता था, सो बच्चों के लिए अलग से कोई कमरा नहीं होता था। पूजा और धार्मिक कार्यों हेतु अलग से स्थान हुआ करता था। उस समय इसके लिए अलग कमरे नहीं होते थे और इसी के साथ घर के एक कोने में सामूहिक रसोई होती थी। क्योंकि यही परंपरा मान्य थी, अतः इस छोटे से गुड्डा गुड़िया के घर में भी यही परंपरा निभाई जाती थी। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन भी हुआ करते थे। रत्ना ज्यादातर दादी के साथ ही सोया करती थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था, और वह यह था कि दादी सोते समय कहानी जो सुनाती थी, साथ ही जब रत्ना सो न जाए तब तक बालों में हाथ फिराती थी। एक रोज रत्ना को देर रात तक नींद नहीं आई। उस रात भी रत्ना दादी के साथ ही सोई थी। दादी कहानी सुनाते सुनाते सो गईं, पर रत्ना देर तक नहीं सोई। आज के लिए इतना ही। कहानी का अगला हिस्सा अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया अगला भाग भी अवश्य सुनें। धन्यवाद।